Az kaldı. Daha fazla kaçamayacaklar. हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर।
अच्छा, अब कल का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, फिर हम आगे शुरू करें। हाँ जी, कल के लिए जो हमने पहले अपना क्रेडिट रिस्क के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आज पूछ लें आप। चलें जी, आज फिर हम मार्केट रिस्क को जो है वो करते हैं। आज हम जो है वो सेकंड फाइनेंशियल रिस्क जो है, मेजर कैटेगरी ऑफ रिस्क मार्केट रिस्क को हम आज डिस्क्राइब करेंगे। पहले देखेंगे कि मार्केट रिस्क होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके सोर्सेज कौन से हैं, मार्केट रिस्क की मेजरमेंट क्यों जरूरी है, और बाद में फिर एंड पे हम देखेंगे कि मार्केट रिस्क मेजरमेंट के कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2003 में मार्केट रिस्क को जो है वो ऐसे डिफाइन किया है, इट इज द रिस्क दैट द वैल्यू ऑफ ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट पोजीशंस। यहाँ पे अब बात हो रही है बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटी, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट आता है, या ऑफ बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस शीट से मुराद कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, उन पे कोई इंपैक्ट आता है। अब यहाँ पे एडवर्सली अफेक्टेड, अब नेक्स्ट है एडवर्सली अफेक्टेड। तो जो एडवर्सली अफेक्टेड है, यहाँ पे मुराद ये है कि जो मूवमेंट्स होती हैं अप एंड डाउन, यानी यहाँ पे अब बात होगी प्राइस की। अब जब वो प्राइस है वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, यानी अब वो जो मूवमेंट्स होती हैं उसके अंदर उसका एडवर्सली इफेक्ट। अब एडवर्सली इफेक्ट से क्या मुराद है कि मसलन मैंने अगर कोई चीज बाजार से खरीदनी है, पेट्रोल लगा लें, अगर पेट्रोल है, अगर वो पेट्रोल है उसके अब प्राइस जो है वो अगर इजाफा हो जाता है उसमें, तो अब उसके लिए क्या है, हमारे लिए वो रिस्क है कि हमने उसको यूज करना है, तो हमारी कॉस्ट जो है वो व्हीकल को यूज करने की बढ़ जाएगी। उसके मुकाबले में जो पेट्रोल पंप वाले हैं, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो उनके पास जो स्टॉक पड़ा होता है उसको उसका फायदा हो जाता है। इसी तरह अगर हम लगाएं कि प्राइसेस जब कम होती हैं तो कम होने की शक्ल में जो यूजर है उसको फायदा होता है, और उसके मुकाबले में जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं उनको नुकसान होता है। तो यहाँ पे अब एडवर्सली अफेक्टेड का आ गया मूवमेंट्स इन मार्केट रेट्स और प्राइसेस सच एज। अब यहाँ पे अब वो मुख्तलिफ प्राइसेस के बारे में बताया गया। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स। अब आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अब हर 2 माह के बाद आई है। इस दफा भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 100 बेसिक पॉइंट्स जो है उसमें कमी की है। अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अब जब ये, अब प्लीज लेक्चर नोट करें, अब आप अपनी बातें ना करें, बाद में कीजिएगा। अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें अब जब प्राइस कम और ज्यादा, अब क्या होगा कि अगर एक बंदा है उसने फाइनेंसिंग करवाई हुई है, लोन लिया हुआ है, अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया है और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो अब वो जो बंदा है उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कम पे करना पड़ेगा। अब क्या हो गया यहाँ पे उसके लिए अब ये एडवर्सली इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में वो बैंक जिसने उसके अंदर फाइनेंसिंग की हुई थी, अब पहले उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता था, अब उसको कम मिल रहा है। तो इस वजह से जो है अब उसको हम बोलेंगे कि ये एडवर्सली अफेक्टेड है। एडवर्सली इफेक्ट उस वक्त होगा जब कोई भी एक्टिविटी बिजनेस के एसेट की वैल्यू को कम करेगी या उसके प्रॉफिट को कम करेगी। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं। अब आपको पता है कि जो बैंक्स हैं वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ऑफर करते हैं, प्लस वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एज ए फैसिलिटेटर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं।
दोनों शक्लों में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट साहब आपको पता है डॉलर की प्राइस है, बाकी करेंसीज की प्राइस है, वो कभी भी सेम नहीं रहती, बल्कि रोजाना वो कई दफा दिन में चेंज होती है, उसमें अप और डाउन होता है। तो अगर एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल उसको मैं लेता हूँ, बैंक है, उसने फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी है, तो अगर डॉलर महंगा होगा पाकिस्तान के अंदर तो उससे उसको नुकसान होगा, लेकिन उसके मुकाबले में अगर डॉलर सस्ता होगा तो उसको उसका फायदा होगा। तो यहाँ पे अब एडवर्सली मूवमेंट अगर बैंक पे कर रहा है तो उसके लिए डॉलर का बढ़ना है। उसके मुकाबले में अगर बैंक जो है उसने कोई लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंट किया हुआ है, अब आने वाले दिनों में उसको उसके पैसे मिलने हैं, तो अब वो बैंक चाहेगा कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाए। अब अगर प्राइस कम होती है तो फिर बैंक को नुकसान है, अपना प्राइस बढ़ने से उसको फायदा होगा। तो ये जो चीजें हैं ये अब हमने एक्टिविटी टू एक्टिविटी देखनी होती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज भी आपको पता है डेली बेसिस पे उसमें कई दफा अप एंड डाउन आता है। फिर इक्विटी प्राइसेस, यहाँ पे इक्विटी से मुराद जो है वो शेयर की प्राइसेस है। अब आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस में भी अप एंड डाउन होता रहता है। अगर बैंक है उसने वो कहीं पे किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो बैंक जो है उसके लिए अब एडवर्सली मूवमेंट ये होगी कि अगर उस शेयर की प्राइस कम होती है, उसके मुकाबले में अगर बैंक जो है उसने शेयर खरीदने हैं तो उसके लिए फिर अब एडवर्सली मूवमेंट वो होगी जब वो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये चीजें जो है ये इस तरह हमने एक्टिविटी टू एक्टिविटी देखनी। फिर क्रेडिट स्प्रेड्स है, क्रेडिट स्प्रेड से मुराद अब क्या है, बैंक का अपना प्रॉफिट। बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और मनी लैंड करता है। अगर बैंक ने पहले से महंगे रेट पे डिपॉजिट्स लिए होंगे और बाद में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ होगा, तो वो जो अब इंटरेस्ट रेट जितना कम हो गया है उससे फिर क्या होगा, बैंक का अपना स्प्रेड भी उसी तनाजर में कम हो जाएगा। और लास्ट में कमोडिटी प्राइसेस, अभी मैंने आपको ऑयल की बताई है, गैस की, अब ऑयल की प्राइसेस होती हैं, गोल्ड की होती हैं। तो उन प्राइसेस में भी अगर कमी वाकया होती है, उससे अगर बैंक के पास वो मौजूद हो तो उसका उसको नुकसान होता है, और अगर उसने खरीदनी हो फिर भी आने वाले दिनों में महंगी हो जाए उसका भी उसको नुकसान होता है। तो यहाँ पे अब हमने एक्टिविटी टू एक्टिविटी देखना है। और आगे उन्होंने लिखा रिजल्टिंग इन ए लॉस टू अर्निंग्स, अर्निंग से मुराद उसका जो प्रॉफिट है, या तो उसका प्रॉफिट कम हो जाए और कैपिटल, या फिर उसका नुकसान जो है वो कैपिटल नेचर का हो, यानी उसके जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाए। अभी सेकंड है इसके सोर्सेज। अब सोर्सेज ऑलरेडी हमने पहले भी बयान किए हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उन्होंने इन सोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, एक में एक्सप्लिसिट है और एक में इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट उसमें ये है कि जो सिक्योरिटीज हैं, इक्विटीज हैं, ये जितने भी ये सारे के सारे हैं ये एक्सप्लिसिट है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज है वो भी एक्सप्लिसिट में आता है। उसके बजाय इम्प्लिसिट में इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जिसके अंदर क्या होता है, अभी मैंने एग्जांपल भी दी है आपको, मिसमैच ऑफ लोन्स एंड डिपॉजिट्स। तो ये अब सोर्सेज जो है बैंक के, वो इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, वो फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है, वो कमोडिटी प्राइसेस भी हो सकती हैं, और फिर ये जो आइटम्स हैं ये ऑन बैलेंस शीट भी हो सकती हैं और ऑफ बैलेंस शीट भी हो सकती हैं। जो मार्केट रिस्क मेजरमेंट है, अब मार्केट रिस्क आइडेंटिफाई हमने किया कि हर वो एक्टिविटी जिसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट की ट्रांजैक्शन है, फॉरेन एक्सचेंज की है, कमोडिटी प्राइसेस की है, वो सारी की सारी जो है उसके अंदर मार्केट रिस्क जो है वो इनबाउंड होता है। और ये याद रखिएगा, ये मार्केट रिस्क जो है ये हर एक्टिविटी के अंदर होता है। बहुत कम ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो मार्केट रिस्क से फ्री होती हैं। तो यही वजह है कि अब मार्केट रिस्क जो है उसके लिए फिर मैनेजमेंट जो है वो उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हर एक्टिविटी बैंक की मोरलेस वो मार्केट रिस्क से अफेक्टेड होती है, तो इसलिए फिर उसकी मैनेजमेंट भी की जाती है। और मैनेजमेंट के लिए आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी असेसमेंट और एनालिसिस होता है, यानी उसकी मेजरमेंट की जाती है। तो मार्केट रिस्क को मेजर करने के लिए कुछ उसके एडवांटेजेस हैं या उसकी नेसेसिटीज हैं, जरूरत है, तो रीजंस हैं। तो वो अब रीजंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
उसमें पहली रीजन जो है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, यानी जो मार्केट रिस्क है उसको मेजर करना जो है वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी जरूरी है। अब आप लोगों ने MIS पढ़ा है, आपको पता है जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसको एक्यूरेट और समराइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचना जरूरी होती है। तो मार्केट रिस्क जब तक हम मेजर नहीं करेंगे वी आर अनएबल टू फर्निश अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट रिस्क। तो उसके लिए फिर मार्केट रिस्क जो है वो प्रॉपर मेजर किया जाता है, और ये जो मार्केट रिस्क है ये डेली बेसिस पे होता है। इसके लिए कोई मंथली ईयरली का टाइम नहीं होता, बल्कि ये डेली बेसिस पे पोजीशन को चेक किया जाता है। सेटिंग ट्रेडिंग लिमिट्स। अब जब मार्केट रिस्क जो है, मार्केट में जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है फिर उसी हिसाब से जो है वो ट्रेडिंग लिमिट्स को सेट किया जाता है। अब यानी बैंक जो है अपने ट्रेडिंग लिमिट सेट करता है कि हमने कहाँ तक लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना है, कितनी अमाउंट तक हमने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना है, किस किस करेंसी के अंदर करना है। फिर उसके बाद हमने अगर फाइनेंसिंग करनी है या डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना है तो किस रेट पे करना है। यानी अब मार्केट रिस्क की बेस पे सारी की सारी जो बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो रिव्यू की जाती हैं और उसको फाइनलाइज किया जाता है। फिर उसके बाद है रिसोर्सेज एलोकेशन। अब बैंक जो है उसके पास डिपॉजिट्स जो आए होते हैं उसने मुख्तलिफ जगह पे उसको इन्वेस्ट करना होता है। अब वो जो डिपॉजिट्स की एलोकेशन होती है वो मार्केट रिस्क मेजर करके होती है। यानी अब इसके अंदर हम जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आप लोगों ने या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पढ़ा होगा को कोर्स, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसमें बकायदा से पहले रिस्क जो है उसको मेजर किया जाता है, फिर उस बेस पे उसके पोर्टफोलियो जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी अब वही चीज है कि रिसोर्स एलोकेशन, तो मार्केट रिस्क को मेजर करके उसके मुताबिक जो है वो रिसोर्सेज एलोकेशन जो है वो की जाती है। फिर नंबर 4 है ट्रेडर एंड मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जो ट्रेडर है और मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसके लिए भी अब जरूरी है कि अब आपने अगर कोई पॉलिसी बनाई है, बैंक आप अपना रिव्यू करना चाहता है, अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा हो तो उसमें कंट्रोलिंग का फंक्शन है। तो ये सिर्फ मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होती बल्कि ये कंट्रोलिंग पर्पस के लिए भी होती है कि जो बैंक ने अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो एज पर प्रडिक्शन जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरह जा रहा है या नहीं। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी जो रिस्क है वो कम होने की बजाय कंट्रोल होने की बजाय बढ़ रहा है, तो फिर अगेन उसको टेस्ट किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पे अब जो ट्रेडर है और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन दोनों में मार्केट रिस्क मेजरमेंट जो है वो उसको टाइम एंड अगेन किया जाता है ताकि टाइमली जो है वो करेक्टिव इनिशिएटिव जो है वो लिए जा सकें। रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद ये सिर्फ अपनी ही इंडिविजुअल बिजनेस ही की फायदे के लिए ये सारा कुछ नहीं किया जाता, बल्कि स्टेट बैंक की तरफ से भी ये आर्डर है कि हर बैंक जो है वो अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट डेवलप करे और उसके अंदर जो मार्केट रिस्क है उसको इफेक्टिवली जो है वो मेजर भी किया जाए और मैनेज भी किया जाए। तो अब उसके लिए भी क्योंकि ये अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है तो उसको भी फुलफिल करने के लिए जो है वो मार्केट रिस्क को मेजर किया जाता है। अब जो मार्केट रिस्क मेजरमेंट है वो याद रखिएगा ये एक खास दिन के खास टाइम के लिए होती है। मैंने अभी हमने जब सोर्सेज की बात की थी तो हमने कहा था कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक दिन में कई दफा उसमें अप एंड डाउन आता है। इसी तरह अगर हम बात करें कमोडिटी प्राइसेस या शेयर प्राइसेस की, इक्विटी प्राइसेस की, उसमें भी हमने देखा है कि एक दिन में उसमें कई दफा अप एंड डाउन आता है। तो जो मार्केट रिस्क होती है वो किसी खास स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, यानी आज के दिन के लिए जो मार्केट रिस्क होगा वो एक खास दिन के लिए मेजर किया जाता है। यानी अगर बैंक चेक चाहेगा तो वो किसी खास टाइम पीरियड के लिए अपने मार्केट रिस्क को मेजर करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट को बनाया जाता है। अब आपको पता है बैलेंस शीट जो है वो एक स्पेसिफिक डेट के लिए बनाई जाती है। तो अब जो मार्केट रिस्क है वो किसी भी खास दिन के लिए, खास टाइम के लिए जो है वो बनाया जाता है। वो एक दिन भी हो सकता है, वो एक वीक भी हो सकता है, वो एक माह भी हो सकता है। अब उसकी जो अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो इसको अपना जो है वो मेजर करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जो कॉमन अप्रोचेज हैं। उसमें सबसे पहले एक JPM रिस्क मैट्रिसेस है, इसको JP मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस भी कहते हैं।
दूसरा जो मेथड है वो हिस्टोरिकल और बैक सिमुलेशन मेथड है, और जो तीसरे नंबर पे है वो मोंटो कार्लो सिमुलेशन मेथड है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक ब्रॉड ओवरव्यू पढ़ना है कि इनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन से मेथड्स में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। इन डिटेल जो है इसको करने की जरूरत नहीं है। ये कल को अगर आप फॉरेन कहीं पे फर्दर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कोई फर्दर एजुकेशन लेना चाहेंगे तो फिर उसमें डेप्थ स्टडी होगी। अभी हम इसका सिर्फ ब्रॉडर ओवरव्यू लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले जो है वो है जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस मॉडल। इस मेथड के अंदर एक बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो है उनको यूज किया जाता है, जिसके अंदर जो है स्टैंडर्ड एविएशन है, मीन है, और को मुख्तलिफ तरह की स्टैटिस्टिकल एडवांस लेवल की टेक्निक्स को यूज किया जाता है। और इसी वजह से इस मेथड को हम बाकी दोनों मेथड की निस्बत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड कहते हैं। ये मेथड जो है वो बाकी दोनों की निस्बत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और इसमें एक और स्टैटिस्टिकल अजम्पशन जो है वो भी अडॉप्ट की जाती है कि हमारा जितना भी डाटा होता है जो हम रिस्क मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो सारे का सारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा तो एक बेल शेप का जो डाटा होता है, एक पॉजिटिव स्क्यूड होती है, एक नेगेटिव स्क्यूड होती है, और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप इसको दोबारा से स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में या इंटरनेट पे भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लग जाएगा, और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। जो समझ नहीं आएगी वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो ये अब मेथड जो है जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस, ये एक तो कॉम्प्लेक्स मेथड है, दूसरा ये रिक्वायर करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और तीसरे नंबर पे इसमें कई लार्ज नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जिसमें स्टैंडर्ड एविएशन है, मीन है, और इस तरह की अदर टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं, यूज की जाती हैं। फिर उसके मुकाबले में जो हिस्टोरिकल और बैक सिमुलेशन अप्रोच है या मेथड है, ये मेथड जो है कंपैरेटिवली बाकी मेथड्स की निस्बत सबसे ज्यादा आसान और सिंपल है। इसका जो फीचर है, फीचर कह लें या एडवांटेजेस कह लें, ये सिंपलिसिटी है। ये मेथड अब बाकी दोनों मेथड्स की निस्बत ज्यादा सिंपल होता है। और वो जो अजम्पशन जो हम मोंटो कार्लो सॉरी जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस में अज्यूम करते हैं, इसके अंदर उसकी जो है वो अजम्पशन लेना जरूरी नहीं है, वो थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरह ये कोरिलेशन, स्टैंडर्ड एविएशन और इसी तरह के इंडिविजुअल एसेट रिटर्न्स जो हैं, जो कि मैंने बताया है कि वो पिछला मेथड जो है उसमें कई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स चाहिए होती हैं, इसके अंदर वो कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसका थोड़ा सा जो है, इसके अंदर होता यह है कि हम अपने 500 दिन का जो डाटा है, अब 500 से मुराद अगर मैंने डेली का अपना मार्केट रिस्क मेजर करना है तो मैं पिछले 500 दिन कंसेक्टिव 500 दिन का डाटा लूंगा। फॉर एग्जांपल, बीइंग अ एक्सपोर्टर, अब मैं अपना मार्केट रिस्क मेजर करना चाहता हूं, और मैं अब क्या करूंगा, डॉलर प्राइस का पिछले 500 दिन का पाक रुपी के अंदर डाटा लूंगा। उसमें मैं फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लूंगा। अरेंज करने के बाद मैं उसकी 5% वर्स्ट केसेस, अब वर्स्ट केसेस एज ए एक्सपोर्टर, मैं अब एक्सपोर्ट चीजें कर रहा हूं तो मेरे लिए वर्स्ट केसेस जो है वो डॉलर की प्राइस का कम होना है। अगर मैं एज ए इम्पोर्टर करूं तो मेरे लिए जो वर्स्ट केस है वो उसका डॉलर का बढ़ना है। तो अब मैं उसमें से 5% मीन 25 ऐसी ऑब्जर्वेशन को सिलेक्ट करूंगा, या ऐसे डाटे में वो 25 दिन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें डॉलर सबसे ज्यादा कम हुआ होगा। फिर उसकी बेस पे मैं अपना मार्केट रिस्क जो है वो मेजर करूंगा। अच्छा, अब इसके लिए इसकी कुछ वीकनेसेस हैं। वीकनेस उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जो मार्केट रिस्क है वो एक बहुत ब्रॉडर फिनोमिना है, और पिछले 500 दिन की बेस पे आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो अब ये एक लिमिटेशन है उसकी, और जो है इकोनॉमिस्ट उनका ख्याल है, जितने भी रिस्क एनालिस्ट हैं, कि 500 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है इन स्पेशल केसेस। फिर इसी तरह जैसे जैसे आप
अपना जो है वो ऑब्जर्वेशन एक एक आगे अगले दिन की बढ़ाते जाएंगे, उससे पिछले दिन की कम होती जाएगी। और कुछ ऐसी वर्स्ट ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो किसी स्पेशल इंसिडेंट की वजह से अकर हुई होती हैं, वो फिर 500 दिन तक डाटे में रहती हैं। वजह क्या है, हमने ये कहा था कि ये आपने जो भी इसके अंदर लेना है, आपने रेगुलर कंसेक्टिव डेज का लेना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो है पिछले 5 सालों में से कोई से 500 दिन ले ले, नहीं, आप कंसेक्टिव लेंगे। यही वजह है कि अब अगर कोई वर्स्ट ऐसी ऑब्जर्वेशन आ गई है जो किसी स्पेशल इवेंट की वजह से अकर हुई हो, फॉर एग्जांपल अब ये कोरोना वायरस की वजह से अब जो मार्केट क्रैश हुई है, अब ये कोरोना वायरस जो है ये हर साल नहीं आता, ये रोजाना का फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल फिनोमिना है। अब उसकी बेस पे जो मार्केटें क्रैश हुई हैं, अब 500 दिन तक उनका जो डाटा है वो मार्केट रिस्क की मेजरमेंट के लिए अगर हम बैक सिमुलेशन मेथड लेंगे तो उसके अंदर वो प्रिवेल करेगा। तो ये इसके अंदर एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, इसकी वजह से जो है इसको इतना कोई अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल इट इज अ गुड अप्रोच टू मेजर द मार्केट रिस्क। अच्छा, फिर उसके बाद जो लास्ट है वो इन दोनों का अपना जो है सेंटर में है, उसमें कुछ चीजें जो है वो जेपी मॉर्गन रिस्क मैट्रिसेस से जो है वो अखज की गई हैं, और कुछ चीजें जो है वो बैक सिमुलेशन मेथड से हैं। इसके अंदर अब जहां पे 500 ऑब्जर्वेशन थी, अब उसको बढ़ा के यहाँ पे 10,000 ऑब्जर्वेशन कर दिया गया। और ये जो 10,000 ऑब्जर्वेशन है ये रियल टाइम भी हो सकती हैं और ये रैंडमली भी चूज की जा सकती हैं। और दूसरी तरफ इसके अंदर अब जो है एक कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो बनाया जाता है उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे, और अपने मार्केट रिस्क को मेजर किया जाता है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके अंदर ये सारी कंप्यूटेशन की हुई होती हैं, और उसके अंदर जस्ट आपने अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करनी होती है और उससे आपको मार्केट रिस्क का लेवल जो है वो निकल आता है। तो ये आज का लेक्चर जो है इसके अंदर अब हमने पहले मार्केट रिस्क को पढ़ा, उसके वेरियस सोर्सेज को पढ़ा, और उसके बाद हमने उसकी मेजरमेंट को पढ़ा कि उसकी मेजरमेंट क्यों जरूरी है, और फिर हमने डिफरेंट मेथड जो है उसका हमने ओवरव्यू लिया कि वो कौन सी 3 अप्रोचेज हैं जो मार्केट रिस्क मेजर करने के लिए अडॉप्ट की जाती हैं। हाँ जी, यहाँ तक अब आपका जो है आज का लेक्चर है। अब इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, शाबाश। हाँ जी, एनी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है जी तो पूछ लें फिर। नो सर। चलें जी, अब आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये स्लाइड्स मैं आपके सीआर से शेयर कर लेता हूँ। ओके ओके सर। चलें, ओके सर, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू सर। अल्लाह 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 हाफिज़। असर जमाल।